ये स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे। हम्म। इनमें सबसे पहले मध्यकालीन काव्य के कवि हैं जो जिनका पहला ही पाठ्यक्रम में नाम है कबीर जी। यहाँ इंडेक्स में देखते हैं एक बारी। हाँ, सबसे पहले आपको मिलेंगे कबीर मध्यकालीन काव्य। फिर मिलेंगी यहाँ पर मीरा। उसके बाद आते हैं जी जो हमें करने चाहिए। हमें वो यहाँ पे करनी है जी अक्क महादेवी, अवतार सिंह पाश, निर्मला पुत्री। ठीक है, इन पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। वह आंखें हमने करना है जी सुमित्रानंद पंत की बहुत अच्छी कविता है। घर की याद भी हम करेंगे जी। चंपा के काले अक्षर नहीं चीनी नहीं करना है। दुष्यंत कुमार की गजल देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक काव्य ही करना है अभी तो। 140 पृष्ठ से। तो इसमें मध्यकालीन काव्य के आपको दो ही मिलेंगे। और सबसे पहले आरंभ करते हैं जी पथिक से, जो मैंने आपको बताया। नूतन शब्द मैंने कल करवाया था आपको, इसका अर्थ अब तो पता होगा सबको। बताइए। नूतन नया शब्द, सर। नया। ठीक है, कई बार शब्द आएगा तो अभी कोई पुराना शब्द नहीं है, नया शब्द है, अभी भी प्रयोग होता है हिंदी भाषा में। परंतु हाँ, हमारे इधर ज्यादा प्रयोग नहीं होता। तो एक बारी मैं सारी कविता आपके लिए पढ़ता हूँ, फिर हम इसकी पहली पंक्ति की व्याख्या करेंगे। क्या कह रहे हैं? पथिक। पथिक होता है चलने वाला। कविता को टेबल में भर लीजिए जी। राम नरेश त्रिपाठी। नेहरू जी के जैसे दिखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी। हो सकता है इनकी ये पंक्तियां परीक्षा में आ जाए, जो ऊपर है स्वतंत्रता के ऊपर लिखी गई है जी। कि पराधीन रहकर सुख शोक न कह सकता है, ये अपमान जगत में केवल पशु ही कह सकता है। पराधीन होता है गुलाम। गुलाम व्यक्ति ना तो अपना सुख कह सकता है ना ही शोक कह सकता है। गुलामी, पराधीनता अपमान के समान है, तथा ऐसा अपमान मनुष्य नहीं पशु ही सह सकता है। इसलिए देश का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है जी। बहुत अच्छी कविता है। बस आप दो पंक्तियों की कोशिश कीजिए व्याख्या करने की, और ऐसा हुआ है कि इन पंक्तियों में पेपर में पूछी गई हो, जो ऊपर ऊपर लिखी होती है। मैं आपको इसका प्रमाण देता हूँ, सबूत दिखाता हूँ। कबीर जी से आरंभ होता है 11वीं कक्षा का। तो उसने इनमें से कोई कविता नहीं पूछी जो पद भाग एक पद भाग दो है। उसने पूछी कौन सी है? ये वाली। मैं कहता हूँ आखंडे की, तू कहता कागज की लिखी। पढ़ा है आपने प्रीवियस ईयर में इस प्रश्न को? मेरा मनुआ तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। तो वो ज्यादातर कर क्या रहा है? जो
पुस्तक के बीच में दिए हुए हैं ना, जो सोल्ड आपको एमबीडी वगैरह में मिल जाएंगे, वो नहीं पूछा। चैप्टर के आरंभ में जो दिए गए प्रश्न है वो पूछ रहा है। जैसे ये देखिए, घायल की घत घायल जाने, इसकी व्याख्या करोगे आप, होमवर्क होगा ये आपका। तो ऐसे ही आज का आपका होमवर्क ये भी रहेगा। पथिक की ही पंक्तियां हैं कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, ये अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो राम नरेश त्रिपाठी फिर से छायावाद। खड़ी बोली लिखना है, आप खड़ी बोली इनकी भाषा में लिख सकते हो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अब आइए जी, इसका सार। इस पंक्तियों में दो चीजें हैं छायावाद से भी महत्वपूर्ण। ये शैली, स्वच्छंदतावादी। स्वच्छंदतावादी क्या होता है? जब आप इमेजिनेशन करते हो, इसे भी लिख लीजिए। छायावाद आपको पता चल गया, अतीत होता है। स्वच्छंदतावादी होता है जब आप इमेजिनेशन करते हो, जैसे बादलों की इमेजिनेशन, बादलों का जो, बादलों का जो। ठीक है। फसल क्या है? अनेक नदियों के पानी का जादू है। जो बात वो इमेजिन करके बता रहा है, वो होता है स्वच्छंदतावादी। तो ये साथ साथ चलेगी शैली। इसको भी लिख लीजिए एक बेटा, टेबल भर के मुझे बताइए, फिर मैं इसकी व्याख्या कराता हूँ। बहुत अच्छी व्याख्या है ये। हाँ जी, पूछो जी, बोलिए। सर तो ये छायावादी शैली यूज करते हैं, मतलब ये स्वच्छ, क्या बोलते हैं इसको, स्वच्छ दंतावादी, स्वच्छंदतावादी। स्वच्छंदतावादी, तो हम्म। दोनों ही है इनमें। मैम कई पंक्तियों में छायावाद मिल गया आपको, परंतु ज्यादातर स्वच्छंदतावादी है, जिसमें वो इमेजिनेशन नहीं कर रहा है। तो मैंने आज आपको एक नई चीज सिखाई, स्वच्छंदतावादी। इसका अर्थ होता है कल्पना, काल्पनिक। और सर ये मध्यकालीन के कवि हैं। नहीं मैम, आधुनिक है, अभी आधुनिक ही कर रहे हैं सबसे। ओके, ठीक है सर, थैंक। सबने लिख लिया जी, बताइए आगे बढ़े। ठीक है जी, आइए ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छी कविता है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपकी। बस कुछ शब्द है, यदि उनके अर्थ पता चल गए फिर तो आपके लिए ये कविता बहुत आसान हो जाएगी जी। आइए जी। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। प्रतिक्षण मतलब हर क्षण, हर सेकंड। नया नया वेश मतलब नया नया रूप बनाकर, रंग बिरंगा निराला मतलब रंग बिरंगे रूप बना रहा है। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वरिद माला। रवि सबको पता होगा किसे कहते हैं, ये तो बड़ा आसान शब्द है। सूर्य।
नभ होता है गगन आसमान, वृद्धमाला बादलों की माला। क्या है? प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर, हर क्षण नया नया रूप बनाकर, नया नया वेश बनाकर, सूरज के सम्मुख सूरज को ढक कर ऐसा लग रहा है जैसे इस गगन में बादल जो है थिरक रहे हैं। थिरकना होता है नृत्य करना। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। समुद्र पे शब्द शुद्ध शुद्ध में आ सकता है मेन में। इस पर लिख लीजिए, ज्यादातर छात्र यहाँ पे समंदर लिखते हैं, बिंदु लगा देते हैं, जैसे पिछली बार आया था चंद्रमा। चंद्रमा में अंत में कुछ भी नहीं है जी, चंद्रमा अंत में ना चंद्र बिंदु है ना कुछ। ज्यादातर छात्र ऐसे लिखते हैं। ये गलत है जी, चंद्र बिंदु अंत में नहीं आएगा। वैसे ही समुद्र है कि नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, मतलब इन बादलों के नीचे क्या है? नीला समंदर। मनोहर मतलब मन मोह लेने वाला। ऊपर क्या है? बादलों के नीला गगन, नीला आसमान। घन पर बैठ बीच पे विचरू, यही चाहता मन है। कवि कह रहा है मेरा मन करता है मैं इन बादलों पर बैठ के इस समंदर और इस सूर्य के बीच में विचरूं, मतलब घूमूं, यात्रा करूं इधर उधर। यही कवि का मन कर रहा है। सबको समझ आया जी? तो छंदतावाद है, इसमें कल्पना कर रहा है। रत्नाकर गर्जन करता मलयानिल बहता है। रत्नाकर आप कहते हो समुद्र को, फिर से ओशन। मेरा समुद्र है जो है उसकी लहरें जो है वो गर्जना कर रही है। मलयानिल बहता है, मलयानिल लिख लो। चंदन सी खुशबू, चंदन का पहाड़ होता है जैसे। घन मतलब बादलों पर। कह रहा है बादलों में बैठ के मैं बीच में विचरना चाहता हूँ। वो भी जी समझ गए। कह रहा रत्नाकर गर्जन करता मलयानिल बहता है। समुद्र जो है, रत्नाकर जो है वो गर्जना कर रहा है, उसकी लहरें। मलयानिल का अर्थात है ऐसी खुशबू कवि को प्रतीत हो रही है जैसे चंदन से के पहाड़ों से खुशबू आ रही हो। मलयानिल एक काल्पनिक पहाड़ है। इसका उल्लेख गुरु नानक देव जी करते हैं अपनी आरती में कि धूप मलयाल लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुरंत ज्योति। जो आरती लिखी है गुरु नानक देव जी ने, उसमें भी इस शब्द का उल्लेख है। तो चंदन का एक काल्पनिक पहाड़ है जिसकी खुशबू आती है, कवि बहुत उल्लेख करते हैं इसका। तो हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। एक तो रत्नाकर की गर्जना है, समुद्र की गर्जना। दूसरा, मलयानिल जो पहाड़ है, चंदन का पहाड़ है, उसकी जो खुशबू है वो सदैव कविवर के मन में एक हौसला भरती है कि वह इस दृश्य को बार बार देखे, अन्यथा मनुष्य समुद्र की गर्जना से डर जाता है। इस विश्व विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कह रहा है इस विशाल, विस्तृत मतलब फैला हुआ, महिमा में मतलब महान, रत्नाकर है समुद्र के घर के कोने कोने में। तो कह रहा है समुद्र के कोने कोने में मैं अब लहरों पर बैठ के भी घूमना चाहता हूँ, जी भर के घूमना चाहता हूँ। तो कभी पहले बादल पे बैठा, अब समुद्र की लहरों पे आके बैठ गया, मतलब कल्पना चल रही है उसकी। तो छंदता बात बताओ, सबको समझ आया? इसमें कोई शब्द ना समझ आया हो जल्दी पूछो। सर सेकंड लाइन दोबारा समझायो, हरदम ये हौसला। कह रहा है हरदम ये हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है कि
एक तो मैम रत्नाकर की गर्जन जो है वो इसकी मोटिवेशन है, जहाँ पे लोग डर जाते हैं समुद्र की लहरों की आवाज से। मलयानिल है चंदन के पर्वत से आ रही खुशबू। ये दोनों बातें, ये दोनों तथ्य कवि के हृदय में महिमा हौसला में भरने। सर, हाँ जी, महिमाएं। आ रहे हैं महिमा में, आ रहे हैं ना, मुझे तो पहली पंक्ति पूछी मैम आपने। हाँ जी सर, कह रहे ये दोनों मेरे हृदय में हौसला भरते हैं कि मैं इसकी सुंदरता को देखूं, अन्यथा आम मनुष्य मैम रत्नाकर की गर्दन को नहीं सुन सकता। ठीक है, तो ये दोनों बातें कवि के मन में हौसला भर रही है। महिमा में होता है सर जिसकी महिमा हो, यश हो, जिसका नाम हो, जिसको सभी जानते हो, प्रसिद्ध। समझ गए? और पूछिए जी। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। जल निधि फिर से किसे कहते हैं? समुद्र को। जल निधि तल मतलब समुद्र के तल पर। दिनकर आप फिर से समुद्र को ही कहते हो। बिंब होता है रिफ्लेक्शन, अधूरा मतलब आधा। कवि इस दृश्य का वर्णन कर रहा है यहाँ पे। मान लो ये समुद्र है, कह रहा है अभी इस पे आधा ही सूर्य निकला है। तो निकल रहा जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, मतलब समुद्र के तल पर भी आधा ही सूरज, दिनकर जो दिनकर आप मानिए सूर्य को कहते हो, जल निधि होता है समुद्र, माफ कीजिए। समझ गए पहली पंक्ति? निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। बिंब होता है उसकी इमेज, अभी पूरा सूर्य नहीं निकला है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत अधूरा। कमला किसे कहते हैं पता है? लिख लो, देवी लक्ष्मी। धन की देवी। कंचन मंदिर होता है सोने का मंदिर, कंचन निकलो सोना। गोल्ड। कहता निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। आपका जो समुद्र है उसके तल पर अभी जो सूर्य है वो अधूरा ही निकला है, और वो ऐसे लग रहा है कि लक्ष्मी देवी के मंदिर का, जो स्वर्ण मंदिर है उसका मानो कांत क्या होता है जी? डोम। मंदिर के ऊपर डोम नहीं होता, बताओ। तो वो सूर्य की तुलना कर रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे लक्ष्मी देवी का मंदिर समंदर से बाहर आ रहा है, पर अभी अधूरा ही बाहर आया बस ऊपर ऊपर वाला हिस्सा बाहर आया है, बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। बताओ समझ गए? पहली दो पंक्तियां समझे, अभी परीक्षा में ही समझ नहीं आएगी, अभी पहले नहीं पढ़ के गए हो आप। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की यह सवारी। अब आपको पता चल जाएगा कहना क्या चाहता है। कह रहा है इस संसार में लक्ष्मी देवी की जो असवारी है उसको लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। ऐसा लग रहा है समुद्र ने एक सोने की सड़क बना दी है लक्ष्मी देवी को इस संसार में लाने के लिए। आखिरी दो पंक्तियां तो बड़ी आसान है, बताओ समझ आई? किसी को कुछ ना समझ आया हो इस चार पंक्तियों में पूछ लीजिए। सबको सर समझ बोल। कंगूरा। कंगूरा सर, लिख लीजिए। ऊपरी भाग। ऊपरी भाग। डोर को गुंबद कहते हैं, गुंबज। गुम्बद बिल्कुल वही है सर।
द होता है कि ज होता है सर? दोनों चलते हैं सर। आप गुम्बज भी कहते हैं, पर गुम्बद प्रयोग होता है हमारे इधर, यूपी वगैरह में गुम्बज भी कह देते हैं। इसमें लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका एक संशय ना रहे मन में। गुम्बद है, देखो, गुम्बज यूपी में कहते हैं सर। ठीक है जी। बुर्ज भी कह सकते हो आप। माफ कीजिएगा, मैं आपको वो सारे शब्द दिखाता हूँ जो आप मुझसे पूछ रहे थे। ये देखिए जी, मलयानिल, इसका उल्लेख आपको बहुत जगह पे मिलेगा। जहाँ पर्वत है, जहाँ चंदन वन है, वहां से आने वाली शीतल सुगंधित हवा। गुम्बद कहते हैं, गुम्बज भी कहते हैं, जैसे गोल गुम्बज कहते हैं, गोल गुम्बद नहीं कहते। तो वो क्षेत्रीय भाषा की एक समस्या है, उसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जनाब। और भी प्रश्न पूछ लीजिए। सर लक्ष्मी च श अद्धा पैंदा है कि पूरा? आधा पड़ता है जी। और बताइए जी। और ये तो आपको मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए मैम, ये देखो लिखा है इतना साफ साफ। सर तुसी ऊपर खुद पूरा लिखा सी तां पूछया। मैं ये चीज देखता हूँ, आप सारे छात्र मुझे क्रिटिसाइज करके शायद खुश होते हैं। नहीं कोई सर, समस्या नहीं है। नहीं सर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो तो जस्ट मुझे अच्छा कंफर्म लगता है मैम, करी है। निश्चिंत रहिए, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अब आप इसको भूलोगे नहीं। ठीक है जी। कोई चिंता नहीं, मैं से मजाक कर रहा हूँ, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है मेरे लिए। तो मुझे कोई बुराई नहीं लगती, आप मेरी गलती निकालो, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि गलती ज्यादा समय तक याद रहती है। ठीक है, कोई चिंता नहीं है उसमें। नहीं सर एक्चुअली ਜਦੋਂ टीचर लिख ਦਿੰਦਾ है ना फिर वो खुद ਨੂੰ ही डाउट हो जाता है कि सही है नहीं क्या नहीं की नहीं, गल है। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो जी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े जी, बताओ किसी और का प्रश्न है इसमें? ठीक है, आगे है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। निर्भय, भय से रहित। दृढ़ पता है, दृढ़ शब्द भी प्रयोग होता है, गंभीर सीरियस। भाव से गरज रहा सागर है, सागर की लहरें गर्जना पैदा कर रही है। याद रखना, सागर नहीं गरजता वैसे आम भाषा में, सागर की जो लहरें हैं उनसे गर्जना पैदा होती है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कह रहा है एक लहर के ऊपर दूसरी लहर आ रही है, और ये दृश्य सुंदर है, अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। कह रहा है इससे बढ़कर सुख कहाँ ही पालेगा प्राणी। ये जो दृश्य है ये सबसे मनमोहक दृश्य है। अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। अनुराग शब्द मैंने आपको बताया था क्या होता है, बताइए मुझे। प्रेम। प्रेम। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि समुद्र की यहाँ पे तारीफ कर रहा है, समुद्र की यहाँ पे प्रशंसा कर रहा है कि अनु निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। सागर जो है वो निर्भय गंभीर भाव से गरज रहा है, मतलब कंटिन्यूस उससे आवाज आ रही है, बहुत, जो कवि को अच्छी लग रही है। आमतौर पर लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल वो आवाज सुनना। लहरों पर लहरों का आना, ये भी बहुत आसान है, समझ आ गया होगा सबको। बताइए जी, कि सागर में जब एक लहर के ऊपर दूसरी लहर आ जाती है, ये जो दृश्य है ये बहुत सुंदर दिखाई देता है जी। उसके बाद कहता है जी, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। कि इस दृश्य से बढ़िया सुख आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कह रहा है आप इस दृश्य को अपने हृदय से अनुभव कीजिए, क्योंकि ये प्रेम से भरी हुई मंगलकारिणी एक, क्या है बताइए, कल्याणी होता है मंगलकारिणी, लिख दीजिए, या मंगलमय।
अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कह रहा है इस दृश्य को मुझे, आपको अपने हृदय से अनुभव करना चाहिए कि ये दृश्य प्रेम भरा तथा मंगलमय है। बताइए, समझ गए? इसमें कोई प्रश्न पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हे अनुराग भरी कल्याणी, मतलब पढ़ने वाले को कह रहा है। कह रहा है ये जो दृश्य है ना सर, हाँ जी सर। जिसमें आप समुद्र को देख रहे हो, जो आपको सुख प्रदान कर रहा है, इसको हृदय से अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो। हे अनुराग भरी कल्याणी, यहाँ पर वो अपनी प्रिय की बात कर रहा है, परंतु आप प्रिय नहीं भी लिखेंगे, आप अपनी हम मनुष्यों की बात कर सकते हो। कह तो वो यहाँ अपनी प्रिय से है, हे अनुराग भरी कल्याणी। परंतु व्याख्या में जब चार पंक्तियां आएंगी पेपर में, तब आप उसको आम भाषा में भी लिख सकते हैं। कवि यहाँ पर हमें इस प्रेम भरे मंगलमय दृश्य को हृदय से अनुभव करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। समझ गए सर? आगे आइए जी। जब गंभीरतम, अरे मैंने पहले ही, माफ कीजिएगा, इसको हटा दिया जाए पहले। हाँ। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है। गंभीरतम, यहाँ पे लिखिए जी अर्थ। तम का अर्थ लिखिए बादल। गंभीर होता है गहरा। जब बादल आएंगे ना, तो उसमें जो अंधेरा होगा, अर्ध निशा, निशा का अर्थ लिख लीजिए रात्रि। जग को ढक लेता है रात्रि में, या फिर बादलों से जो अंधेरा छा जाता है, वो जब जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। तो रात्रि के बाद तो अंतरिक्ष में तारे छटकते हुए, यहाँ पे कवि बिल्कुल ही कल्पना वाली बात कर रहा है कि जब रात्रि होगी, तो जो अंधेरा है वो आकाश में तारों को छटक देगा, मानो आप पेंट लो व्हाइट कलर का और उसे ऐसे ही छींटे मार दो, तो वो सफेद रंग के बन जाएंगे दीवार पे। यहाँ पर वही बात उसने रात्रि के लिए कही है कि जब गंभीर अंधेरा आएगा, इस अर्धनिशा में जग को ढक लेगा, आधी रात में जग को ढक लेगा, तब ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष की जो छत है, छत रूपी अंतरिक्ष है, उसमें रात्रि क्या कर रही है, तारों को छटक रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे तारों की छींटे रूपी तारे हो। तारे स्वयं तारे नो, छींटे रूपी तारे, उसकी व्याख्या ऐसे की जा सकती है। मैं पढ़ के बता दूंगा आपको। समसित वदन जगत का स्वामी, मृद गति से आता। मृद का अर्थ लिखिए धीरे धीरे। समसित का अर्थ लिखिए मुस्कुराते हुए। बहुत मुश्किल शब्द है, इसमें कोई चिंता नहीं है। समसिक होता है जी मुस्कुराते हुए। वदन का अर्थ लिख लीजिए चेहरा। मृद सबको पता है, बहस लेखन बोले मृद वाणी। कोमल या धीमा, धीमे को भी आप मृद कहते हो, कोमल को भी। अब आपके पास बहुत अच्छी व्याख्या होगी इसकी। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। क्या कह रहा है, इस संसार का जो स्वामी है, इसको उल्टा पढ़िए, फिर बहुत अच्छी व्याख्या होगी। वो समुद्र के तट पर खड़ा है। तट पता है ना आप सबको, किनारे को कहते हैं। तट पर खड़ा गगन गंगा के। अब वो कह रहा है जो गगन रूपी गंगा है, आसमान रूपी जो गंगा है, उसके तट पर खड़ा है ईश्वर परमात्मा, मधुर गीत गा रहा है। मुस्कुराते हुए चेहरे से सस्मित वंदन जगत का स्वामी मृद गति से आता है। जो इस जगत का स्वामी है, वो इस गगन रूपी गंगा में बहुत धीरे धीरे
आया है और मधुर गीत गा रहा है। और ऐसा लग रहा है जब आधी रात हुई है तो इसने क्या किया, आसमान रूपी छत में तारों को छिटक दिया। तो इस स्टेंजा को उल्टा पढ़ोगे तभी समझ आएगा, सीधा पढ़ोगे तो आपको ज्यादा उत्तर नहीं मिलेंगे। बताइए, समझे सभी छात्र? इसमें कुछ भी समझ नहीं है, आप पूछ लीजिए मुझसे। सर तन का मतलब बादल था कि अंधेरा? अंधेरा जी, अंधेरा। तो सर जब इस की व्याख्या करेंगे तो भी हम उल्टे तरफ से चलते हुए व्याख्या करेंगे, मैम मतलब देखो, नीचे। पहली दो पंक्तियों को तो आपको ईश्वर का नाम लिखना पड़ेगा ना, कि तारे छटक कौन रहा है। क्लियर नहीं है? हम्म। क्लियर किया उसने आगे जाके, जगत का स्वामी तीसरी पंक्ति में। हाँ जी। तो ये शब्द आपको ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा व्याख्या में, उल्टा। ओके सर। वरना पता ही नहीं करे चलेगा कि ये तारे छटक कौन देता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ ये व्याख्या उल्टी चलेगी। कर भी सकते हो उल्टी व्याख्या, कोई चिंता नहीं, मैं इसी की व्याख्या कर दूंगा और बताओ। पर मेरी आदत है पहली या आखिरी स्टेंजा को करने की, उससे फायदा क्या होता है, ज्यादातर पहला और आखिरी पूछता है। मुश्किल करवाने के चक्कर में इसको कर लोगे पर इतना फायदा होने वाला नहीं है आपको। ठीक है, और प्रश्न पूछेगी इसमें। सर पथिक मतलब चलन वाला? बिल्कुल चलने वाला, यात्री। सर सर बट इस पॉइंट्स ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ नेचर ਦੀ ब्यूटी ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, पथिक ਦਾ ਕੀ मेंशन है? ना वो समंदर के किनारे चल रहा है तभी तो ये सारा कुछ कह रहा है, इतना ज्यादा। पहले कह रहा था समंदर के बादलों पर घूमूं, फिर कह रहा है समंदर की लहरों पर घूमूं, अब समंदर के किनारे खड़ा होकर ईश्वर की भी स्तुति कर रहा है एक तरीके से, कि जो इस जगत का स्वामी है वो मंद गति से आया, गगन की जो तट है वहां पर खड़ा होकर मधुर गीत गुनगुना रहा है रात्रि के समय। और ऐसा लग रहा है जब बिल्कुल अंधेरा छा चुका है इस संसार में, तो उसने क्या किया, तारों को छत रूपी अंतरिक्ष पर छड़क दिया। समझ गए जी? तो पथिक इसलिए है इसका टाइटल। कविता मुश्किल है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आसान नहीं है, परंतु हाँ, शब्दों का खेल है सारा। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे शब्द समझ आते जाएंगे और ये शब्द आगे भी काम आएंगे आपके। कोई प्रश्न और है पूछ लो, कोई चिंता नहीं है मुझे, समझने वाली कविता ज्यादा समय लेगी, परंतु एक बार समझ आ गई फिर आपको डर नहीं लगेगा इससे। संतुष्ट है सारे इस काव्य पंक्तियां से? बताओ। अगली पंक्तियां हो जी, क्या कह रहा है, उससे ही विमुग्ध होकर नभ में चंद्र भी हंस देता है। कह रहा है इन्हीं चीजों से विमुग्ध होता है प्रसन्न, लिख लीजिए। मुग्ध लिखिए, प्रसन्न। कह रहा है ये सब देखकर, जो ऊपर ईश्वर गुनगुना रहा है। नभ आपको पता है गगन होता है, बताइए। विहंस मतलब हंस होता है, हंसी होता है इसका, हंसना। कह रहा है ये दृश्य देखकर जो चंद्रमा है वो भी हंस पड़ता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। जो वृक्ष है वो स्वयं को, जो स्वयं का तन है, तना है, उसको पुष्प और पत्तों से सजा लेते हैं। समझ गए जी? पक्षी हर्ष संभाल न पाते हैं। हर्ष होता है खुशी, हर्ष उल्लास। कह रहा है ये दृश्य देख के जो पक्षी है वो अपनी खुशी नहीं, विविध होता है कई प्रकार के। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, डाइवर्स। समझ गए जी? पक्षी हर्ष न संभाल सकता, मुग्ध चहक उठते हैं। ये दृश्य देखकर जो ईश्वर गुनगुना रहा है, पक्षी अपनी खुशी नहीं संभाल पाते तथा ईश्वर का साथ देने के लिए चहक उठते हैं, वो भी गुनगुनाने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। सानंद लिखो आनंद सहित, संधि है।
फूल भी इस दृश्य को देखकर सुख की अनुभूति करते हैं तथा आनंदित होकर महक उठते हैं, मतलब अपनी महक चारों ओर बिखेरना शुरू कर देते हैं। समझ गए सभी? कोई शब्द रह गया उसमें पूछ लीजिए। सर जो ये सेकंड लाइन में वृक्ष वाला है, पत्तों पुष्पों से तन को मतलब वो अपने खुद के तन को सजा लेते हैं, वो वाली बिल्कुल बात मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ईश्वर गा रहा है, सारी प्रकृति अपने अपने उसमें है, पीक में है, बेस्ट वे में चल रही है। है। ओके सर। चंद्रमा हंस रहा है, वनस्पति अपने आप को सजा रही है, पक्षी चहक रहे हैं, खुशी नहीं संभाल पा रहे, फूल आनंदित हो उठे हैं, महक रहे हैं। सारी कल्पना है, वैसे ऐसा हो सकता है फूल आनंदित नहीं होते? समझ गए? आगे है जी, वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। सानु लिखिए समतल भूमि, समतल भूमि मतलब प्लेन, सपाट भी लिख सकते हैं। कुंज होता है, कुंज बिहारी क्यों कहते हैं उनको, बताइए? वनस्पति, कुंज का अर्थ होता है जहां वनस्पति हो, झाड़ियां झूड़ियां। कह रहे हैं वन उपवन, वन हो चाहे उपवन हो, छोटा वन हो, गिरी आप पहाड़ों को कहते हो, सानु समतल भूमि, कुंज वनस्पति में मेघ। पता है सबको मेघ क्या होता है? बादल। 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 कह रहे हैं जब ये स्थिति आती है, सब आनंदित है, तो विश्व के प्रत्येक कोने में जो बादल है वो बरसना शुरू कर देते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, परंतु कवि अब इसके उलट चल रहा है। कह रहा है मेरी आत्म प्रलय का अर्थ लिखिए मन में प्रलय उठना, या मन का फूट पड़ना। मन जो है ये चीज को संभाल नहीं पा रहा। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं आपका जुडिशरी का पेपर आज क्लियर हो गया, आप संभाल नहीं पाओगे शायद उस बात को, रोने लग जाओगे। कवि के साथ भी यही हो रहा है, वो ये सब देख कर उसका मन फूट पड़ा है, मन भर गया है, नयन नीर झड़ते हैं और आंखों से आंसू गिर रहे हैं बार बार। बताइए, समझ आया? पढ़ो लहर तट तृण तरु, गिरि नभ किरण जल्द पर प्यारी। लिखिए जी, तट का आप सबको पता है जी। तृण लिखिए तिनका, तरु होता है वृक्ष, गिरी सबको पता है, नभ सबको पता है। लिखिए इनके अर्थ। नहर तट सबको पता होगा, तट किनारे कहते हैं। तृण लिखिए तिनके या फिर घास के तिनके। तरु शब्द आएगा आगे चल के भी, पेड़ वृक्षों को कहते हो आप। जैसे सूरज से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, मतलब घने पेड़ की छाया। ठीक है जी, लिख लिया सबने? और जलद का अर्थ लिख लीजिए, बादल। जलनिधि होता है समुंदर, जलद होता है बादल, जल से भरे हुए। गिरी कह रहा है मतलब पहाड़ से। क्या सर? गिरी गिरी। पहाड़ सर, बिल्कुल। गिरी आप पहाड़ पर्वत को कहते हैं। नभ मतलब गगन, किरण का अर्थ है यहाँ पे किरण है, सूर्य की किरण।
सर वन मतलब जंगल ते उपवन मतलब मैम उपवन आप छोटे छोटे वनों को कहते हो। उप होता है सब, जैसे सब डिवीजन। तो वन तो आपका पूरा जंगल है, जो छोटे छोटे जंगल है उनको आप उपवन कह देते हैं। जैसे अभी आपकी लेक है, सुखना लेक है चंडीगढ़ में, वो उपवन है उसकी बैक साइड, पूरा वन नहीं। पहाड़ों में आपको वन मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी व्याख्या समझिए। कह रहा है वन उपवन गिरी सानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। चाहे वन हो, चाहे उपवन हो, चाहे पर्वत हो, चाहे समतल भूमि हो, चाहे वनस्पति हो, इन सब में बादल बरसना शुरू कर देते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। कह रहा है ये देखकर जो मेरी आत्मा है वो फूट पड़ती है, मेरा मन फूट पड़ता है और आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। पढ़ो लहर तक तरण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। कह रहा है इनको समझिए, पढ़ के समझिए, कल्पना कीजिए कि लहरों पर, तट पर, किनारे पर, घास के तिनकों पर, क्या तरु पेड़ पर, गिरी पर्वत पर, नभ गगन में, किरण बादल पर प्यारी। ये जो उसकी कविता है ये एक एक चीज पर लिखी गई है, इनमें से सब पे लिखी हुई ये मधुर कहानी विश्व विनोहनहारी। ये मोहनहारी का अर्थ लिखिए जी, सुख प्रदान करने वाली। तो कह रहा है ये जो सारी कहानी मैंने आपको बताई ये कहाँ कहाँ लिखी है? लहरों पे लिखी है, तट पे लिखी है, घास के तिनकों में लिखी है, वृक्षों पे लिखी है। और ये जो मधुर कहानी है वो विश्व मनो विमोहनहारी, मतलब संपूर्ण विश्व को आनंद प्रदान करने वाली है। बताइए, समझे? थोड़ा बहुत बोर हो गए होंगे आज, कोई चिंता नहीं है, परंतु सबसे मुश्किल कविता है 11वीं कक्षा की। आगे बढ़ो या कोई प्रश्न है पूछ लीजिए जल्दी। नहीं सर, प्रश्न नहीं है, बट बस बहुत डिफिकल्ट है ये वाली। हाँ बिल्कुल जी, कोई चिंता नहीं है, एक बार देख लीजिएगा दोबारा, आज शाम को हो जाएगा। शाम को मैं आखिरी पंक्तियां कराऊंगा, आपको करवाऊंगा पहली। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी। कह रहा है ये जो प्रेम कहानी है मेरी, इस प्रकृति की प्रेम कहानी है जिसमें ये सारे सम्मिलित है। चाहे पक्षी हो, चाहे बादल हो, चाहे तट हो, चाहे समुद्र हो, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी। कह रहा मैं इस प्रेम कहानी के अक्षर बनना चाहता हूँ और फिर विश्व की वाणी बनना चाहता हूँ, मतलब सारा विश्व इस कहानी को गुनगुनाए। तो मैं अक्षर बन के लोगों की जीवा पर आऊं, लोगों की जुबान पे आ जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। प्रकृति जो है, प्रकृति की ये जो कहानी है, प्रेम कहानी, वो स्थिर है, बैलेंस्ड है, पवित्र है, प्योर है, आनंद प्रवाहित है, जॉय प्रदान करने वाली है, सदा शांति सुख कर है और आपको शांति एवं सुख प्रदान करती है। आहा, इसमें आदि मतलब हैरान होके कह रहा है प्रेम का राज्य परम सुंदर, कि ईश्वर के प्रेम का जो राज्य है ना, ये परम सुंदर है, सबसे अधिक सुंदर है, अतिशय सुंदर है। अतिशय मतलब सबसे बढ़कर इस संसार में सुंदर है ये प्रेम का राज्य। बताइए, समझ गए सभी छात्र? ठीक है, तो मुश्किल है, इसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु हाँ, एक बार जब दोबारा पढ़ोगे फिर से शब्द नहीं समझ आएंगे, फिर से वो लिस्ट चेक करोगे, फिर आपको सारा कुछ समझ आएगा जी। हाँ, एक दो शब्द आपकी समस्या प्रदान कर सकते हैं आपको, पर उसकी चिंता मत कीजिए। जब तक आप चार की चार पंक्तियां नहीं पढ़ लेते व्याख्या शुरू मत करना। कई बार क्या होगा, आप जब ये पेपर में आएगी ना, एग्जाम प्रेशर में, तो हो सकता है आप किसी एक पंक्ति को गलत समझ लो, परंतु जब उससे अगली पंक्ति पढ़ोगे फिर वापस ट्रैक पे आ जाओगे। समझ गए जी सभी छात्र? बताइए। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। बड़ी अच्छी कविता है, मुश्किल है, पर प्रकृति की सुंदरता को बहुत बड़े स्तर पर किया गया है व्याख्या। कोशिश की गई है गुरु नानक देव जी ने जो आरती लिखी है ना, वैसा कुछ किया जाए। आपने गुरु नानक देव जी की लिखी आरती पढ़ी है सबने?
जिन्होंने नहीं पढ़ी, मेरी आज विनती है आपसे, सर ढक के कक्षा समाप्त होने के बाद, चाहे आप ब्रश किया, नहाए, हमारी सिक्खी में मुझे लगता है ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मन पवित्र होना महत्वपूर्ण है। शांत मन से वो पढ़िएगा। ठीक है, तो आपको ये कविता याद आएगी वहां पे। आपको लगेगा ये तो कॉपी पेस्ट किया है इन्होंने गुरु नानक देव जी को, मतलब कि कोशिश की है पर वैसी बन नहीं पाई। वो तो कुछ उसमें तो पूरा अंबर तारे सब कुछ लिख दिया उन्होंने। तो इतना बड़ा सोच का स्तर होना आज के मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ना ही मैंने किसी कवि को वैसे लिखते देखा है आज तक। तो गुरु नानक देव जी गुरु होने से पहले कवि है। 10 के 10 गुरु कवि है। आपको पता होना चाहिए। तो वो पढ़िएगा। ये बच्चों वाली कविता लगेगी उसके बाद आपको, मैं इसीलिए पढ़ने को कह रहा हूँ। यदि आप उसको समझ गए ना, ये आपको लगेगा बहुत आसान है, क्योंकि उसको समझने के लिए बहुत विशाल आपका वो चाहिए, सोच का दायरा। क्योंकि उसमें पूरी प्रकृति सम्मिलित कर दी है। वहां पे मलयान्लो शब्द फिर से मिलेगा आपको। ये चंदन का पर्वत है। लाभ होगा आपको। ठीक है, जो जो पढ़ेगा मेरे कहने पर, क्या ही बात है। ठीक है, करके देख लीजिए और लिख के रख लीजिएगा, अपने सर के कहने पे ये किया था। जिस दिन आपको फायदा होगा वो चीज आपके सामने आ जाएगी लिखी हुई। तो आइए जी, आरंभ करते हैं इस व्याख्या का। मैंने सिर नहीं ढका हुआ अभी, वरना मैं आपको पढ़ के सुना देता। अगर मेरे मुंह से सुननी हुई तो रुक जाना, कक्षा के बाद मैं रुमाल सिर पे रख के आपको सुना दूंगा। आइए जी। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। कवि का नाम क्या याद है? बताओ, या भूल गए? राम राम नरेश नरेश पाटिल। पाटिल। ये नरेश पाठी। लिखिए। आज फिर से मैं प्रसंग लिखना शुरू कर रहा हूँ दोबारा। तो इस कविता को पढ़ने में 40 से 50 मिनट लग गए, पर समस्या कोई नहीं है, परीक्षा में आ गई है, 50 मिनट कम लगेंगे फिर आपको। देखिए, यह पद्यांश आधुनिक हिंदी काव्य धारा की जाने माने कवि राम नरेश त्रिपाठी जी लोकप्रिय रचना पथिक से लिया गया है। तो यह पद्यांश आधुनिक हिंदी काव्य धारा के जाने माने कवि राम नरेश त्रिपाठी जी की लोकप्रिय रचना पथिक से लिया गया है। अब मैं लिखता हूँ साफ। इन पंक्तियों में कवि जी ने प्रकृति की सुंदरता का एक ऐसा रूप प्रस्तुत किया है जो सामान्य नागरिक की कल्पना से परे है। गलत लिखा मैंने कल्पना। आशा करता हूँ आपने गलती पकड़ ली है। सही ऐसे ही होगा।
बताओ कल्पना ठीक है या गलत है? ठीक है सर। ठीक है सर। शाबाश। ठीक है सर। शाबाश। अब मैं आपको ऐसे ही शब्द क्यों पूछता हूँ बार बार, क्योंकि इस बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि 5 में से एक शब्द आपको शुद्ध दे देगा। आपको समझ नहीं आएगा इसमें क्या समस्या है, और मेन में जाके आप प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, तो कल्पना ठीक लिखा है बिल्कुल, जो सामान्य नागरिक की कल्पना से परे है। आगे क्या कहने वाला था मैं, इसके बाद है जी सर्वप्रथम। सर्वप्रथम के स्थान पर लिख सकते हो प्रथम पंक्तियों में। अच्छा, ये तो प्रसंग चल रहा है, इसके बाद व्याख्या है। प्रसंग में 5 से ज्यादा पंक्तियां तो नहीं भरी आपकी, मैंने बताया था 5 से ज्यादा पंक्तियां नहीं भरनी चाहिए। 4, 3.5, 4 की भरनी चाहिए, बस इतनी ही भरी होगी ज्यादा से ज्यादा। अब आइए जी व्याख्या। देखिए, ये पद्यांश कवि रामरेश त्रिपाठी जी द्वारा प्रकृति की सुंदरता को समर्पित किया गया है। प्रथम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह बादल हर क्षण नया नया वेश बनाकर या नया नया रूप धारण करके तथा अपना रंग बदल कर इस आकाश में थिरक रहे हैं। यह दृश्य बहुत मनमोहक है, क्योंकि बादलों द्वारा नया नया रूप धारण करना बहुत रोचक दृश्य है। क्या लिखा मैंने, प्रथम पंक्ति में कवि कहते हैं कि ये बादल हर क्षण नया नया वेश बनाकर तथा अपना रंग बदलकर इस आकाश में थिरक रहे हैं। ये दृश्य बहुत मनमोहक है, क्योंकि बादलों का नया नया रूप धारण करना बहुत रोचक दृश्य है। ठीक है, रोचक होता है, इंटरेस्टिंग। रवि के सम्मुख थिर रही नभ में वृद्धमाला। आज मैं कवि के पर्सपेक्टिव से नहीं लिख रहा हूँ, आगे लिखिए।
इन बादलों द्वारा मानो सूर्य को ढक लिया गया हो। तथा ऐसा लग रहा है मानो बादल इस गगन में सूर्य के समक्ष नृत्य कर रहे हैं। तथा ऐसा लग रहा है मानो बादल इस गगन में सूर्य के समक्ष नृत्य कर रहे हो। आगे लिखिए इसको स्थल का समक्ष में भी क्ष आधा आना चाहिए, बताइए। ये शब्द ठीक लग रहा है ना आपको? ठीक है, निश्चिंत रहिए। आगे आइए जी। नीचे नील समंदर मनोहर, ऊपर नील गगन है। इन बादलों के नीचे गहरा नीला समुद्र है, जो बहुत सुंदर हो गया, मनमोहक हो गया, और क्या कह सकते हैं। जो बहुत सर खूबसूरत यूज कर सकते हैं। खूब कर सकते हैं जी, हिंदी में कोई समस्या नहीं है। आकर्षक। आकर्षक, हाँ, धन्यवाद जी। इन बादलों के नीचे गहरा नीला समुद्र है, जो बहुत आकर्षक है। तथा इन बादलों के ऊपर नीला आकाश है। ये दृश्य ऐसा है जैसे बादलों के ऊपर नीचे नीले रंग नीले रंग का पानी एवं अनंत गगन है। तथा इस दृश्य को शब्दों में इस दृश्य का शब्दों में वर्णन करना किसी भी व्यक्ति हेतु असंभव कार्य है। ये दृश्य ऐसा है जैसे बादलों के ऊपर
नीचे नीले रंग का पानी एवं अनंत गगन है तथा इस दृश्य का शब्दों में वर्णन करना किसी भी व्यक्ति हेतु असंभव कार्य है। तो ये चीजें मुझे जोड़नी पड़ रही है क्योंकि मेरे पास चार ही पंक्तियां हैं छोटी छोटी। अंत में है, धन पर बैठ बीच दे विचरू यही चाहता मन है। लिखिए। इस स्थिति में पथिक चाहता है, स्वयं को पथिक ही कह रहा है वो इस कविता में, कि वह मेघ पर बैठकर, मेघ का अर्थ पता है ना, वरना लिख दो, अर्थात बादलों पर बैठकर इस पृथ्वी का भ्रमण करे, जो कि बहुत सुंदर, जो कि बहुत सुंदर घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता हूँ, जो कि बहुत सुंदर दृश्य का साक्षी बनने का अवसर प्रदान करेगा। ये हुआ जी उत्तर। अब इसकी विशेषताएं इसी में लिखनी है हमने, रस अलंकार। ये भी बताना है स्वच्छंदतावादी। ठीक है, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। कोई मैंने शब्द गलत लिखा हो बता दीजिए कृपया। सर हम्म। सर आज छायावादी एंड स्वच्छतावादी वाला पॉइंट भी ऐड ऑन कर दियो विशेषतावां च। करेंगे मैम, करेंगे, जरूर करेंगे। अभी इसको करने वाला हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कोई और शब्द मुझसे गलत लिखा गया वो बता दो। ठीक है, उसमें कोई, मैं करूंगा वो तो मैंने आपको बताया ही। तो मैं फिर से कहता हूँ कि हाँ, हम देख कर नहीं लिख रहे व्याख्या कोई भी, सोच कर लिखते हैं, और मुझे बोल के लिखना पड़ता है। तो उसमें एक आधा शब्द यदि गलत होता है तो कृपया बता दीजिए। उसमें कुछ ऐसा नहीं है, सबका ठीक होना चाहिए। सबने लिख लिया जी, बताइए। ठीक है, अब साथ में लिखिए। लिखिए, इन सभी काल्पनिक, इन सभी कल्पनाओं के आधार पर इस काव्य को स्वच्छंदतावादी शैली में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसा पेपर में कोई कोई लिख पाएगा। ये जो मैंने अब लाइन लिखी है, इन सभी कल्पनाओं के आधार पर इस काव्य को स्वच्छंदता, इसमें एक चीज की कमी है, बिंदु की, बताइए। लिखा था ये शब्द आपने, शब्द लिखा है आपने, बताइए। सर मैंने तो तो लगाई थी।
बिंदी। लगाई थी? हाँ जी। शाबाश। स्वच्छंदतावादी शैली में वर्गीकृत किया जा सकता है। रस तो सबको पता, एक ही रस बताना सारे टाइप करके। मैं देखना चाहता हूँ कि उल्टा सीधा रस तो नहीं लिखता है यहाँ पे। इसमें एक ही रस आना चाहिए आपका। कौन सा रस है बताइए? अद्भुत, हाँ, इसमें कोई दूसरा रस मत डाल देना गलती से भी। प्रकृति की सुंदरता, हैरानी, विस्मयादि। इस काव्य के माध्यम से अद्भुत। यदि कोई शब्द ना दिखे, आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हो, वही शब्द पे डबल फिंगर से आप करके देखिए, कर सकते हो। इस काव्य के माध्यम से अद्भुत रस की अनुभूति की जा सकती है। रस देखते हैं कौन सा है, पहले यहाँ तक लिखते हैं। तो इसमें अलग से हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं विशेषताएं, क्या पॉइंटर्स जनाब? बना। सर विशेषताएं पॉइंटर्स बना के भी लिख सकते हैं। मर्जी है सर, मैं डरता हूँ। आप बना सकते हो। रूपक अलंकार तो है ही इसमें। धन पर बैठा, अंतिम पंक्तियों में। धन पर बैठ, पदों के माध्यम से रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न आप पूछ सकते हो आप। व्याख्या 1.5 पेज भर जाना चाहिए, अब तक आपका बताइए। सर रूपक कैसे हुआ? घन पर बैठा जा सकता है, बताओ, बादल के ऊपर। बताइए, तो जो सर वास्तविक, इसमें जो रियलिटी में ना हो पाए, कवि कर दे, वो रूपक अलंकार है। बोलिए जी। सर अगर एक उसमें हमारे काव्यांश में 2-3 जगह ऐसा हमें दिख रहा है कि रूपक अलंकार ही है मान लो, तो जो सर सबसे उसमें ज्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे। अच्छा मतलब उसको मेंशन कर दें फिर जो सबसे ज्यादा लग रहा हाँ, है। ओके उसी सर। को करना है मेंशन। मेंशन तो करना ही है, ऐसे नहीं सिर्फ अलंकार लिख के आगे, उसका कोई अंक नहीं मिलता। बताओ कैसे पता चला आपको? ठीक है। और सर कोई मतलब जनाब यहाँ पूछ रहे? पे घन को बैठक का रूप दिया गया है। क्या जी? मतलब घन को बैठक का रूप दिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। हाँ, बादल पर बैठ सर। रियलिटी में ऐसा हो ही नहीं सकता, बादल पे बैठ ही नहीं सकता मनुष्य। तो कभी कुछ ऐसा कह रहा है जो हाइपोथेटिकल है, जो हाइपोथेटिकल बात है, वह रूपक अलंकार है सर। समझ गए? घन का अर्थ होता है बादल। और किसी का प्रश्न पूछिए, फिर आपसे होमवर्क भी करवाना है मुझे, जल्दी जल्दी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ नो ਨੈਟਵਰਕ मैम, ਹੋ ਗਿਆ नो, ਸੀ। देर इज ओनली अद्भुत रस। ठीक है जी, आगे आइए जी। ये तो मैं कल करवाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण कविता है, किसानों पे है। कल करना है इसे। आज मैं आपसे कोई आसान कविता होमवर्क में करवाना चाहता हूँ। अक्त महादेवी, हाँ, कीजिए अपना, ये होमवर्क है आपका। ये भूख मत मचल, सुन लीजिए फिर व्याख्या कीजिए। है वो अपनी भूख से कह रही है, मचल मत, प्यास तड़प मत, कि प्यास शांत हो जाओ। आपके साथ ये होना चाहिए मेंस तक।
इस कविता को लिख के लगा लो कहीं दीवार पे घर में। हे नींद मत सता, कोई चिंता नहीं, जब तक नींद हो ही ना जाता, नींद में की टेंशन छोड़ दो, चाहे 2 4 5 घंटे सोना पड़ रहा है, बस पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब क्लियर हो जाएगा सब वर्क हो जाएगा दोस्तों। 2 महीने की जिंदगी सारी, 2 महीने की मेहनत सारी जिंदगी संवार रही है। डरने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत सेहत खराब होगी, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। शाम वाले बैच में तो मैं लीटर पानी पीता हूँ उनके सामने, सुबह तो योगा करके बैठता हूँ आपके सामने, तो मैं पानी नहीं पी पाता, 2 घंटे भी कुछ पीना नहीं है मुझे, खाना पीना नहीं है, तो पानी पीजिए दबा के। क्रोध मचा मत उथल पुथल, क्रोध को आने मत दो अपने मन में, बिल्कुल भी, कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी बुरा कर दे आपके साथ, रिजल्ट आएगा फिर क्रोध कर लेना, पर अभी नहीं। हे मोह पाश अपने ढील, लालच है ना मन में, मोह है, पाश होता है उसके वो लगाम, अरे ढीला छोड़ दे उसको। लोभ मत ललचा, जो सफल होने का लालच है, मत ललचा। हे मद मत कर मदहोश, मद किसका है ये? जवानी का मद हो सकता है, नींद का मद हो सकता है, पैसे का मद हो सकता है, मत कर मदहोश। ईर्ष्या मत जला, ईर्ष्या भी नहीं रखनी साथ वालों से, कोई कितना पढ़ रहा है, पढ़ने दो, बस आप अपनी मेहनत करो। ओ चराचर मत चूक अवसर, चराचर होता है जंगल में घूमने वाला, इस अवसर को मत चूकिए, इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दीजिए। आई हूँ संदेश चिन्ह मल्लिकार्जुन का, कह रही है कि मैं, चिन्ह मल्लिकार्जुन शिव को कहते हैं, शिव जी को कहते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। चिन्ह मल्लिकार्जुन भी लिख सकते हो यदि आपने धार्मिक उल्लेख नहीं करना। पर अक्क महादेवी कह रही है, ये मैं संदेश आपके लिए शिव की तरफ से लेकर आई हूँ कि मंजिल आपके बहुत पास है। अब इन सभी चीजों से दूर हट जाइए। 25-25 साल उम्र सबकी होगी, जीवन में पहला ऐसा मौका मिला होगा आपको जहाँ पे 2 महीने पढ़ के जिंदगी ठीक की जा सकती है। इससे पहले सब आपको बताते होंगे 10th तक पढ़ लो जिंदगी आसान हो जाएगी, +2 तक पढ़ लो जिंदगी आसान हो जाएगी, फिर क्या कहते कॉलेज में पढ़ लो। अब कोई नहीं कह रहा होगा आपसे, क्योंकि जब सच में मुसीबत आती है कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो जान लगा दो, मैं फिर से कह रहा हूँ आज, बार बार आपको याद करवाता हूँ, 2 महीने से ज्यादा समय नहीं है, 1.5 महीना लगा के चलो, अपना सर्वश्रेष्ठ दे दो। बाद में कोई मन में वो रहना नहीं चाहिए, बाद में ऐसा हो जाए कि हो गया ठीक, नहीं हुआ तो भी कोई चिंता नहीं है, कि हमने मेहनत ही इतनी कर ली कि आपको अपनी मेहनत पर ही वो हो जाए, पूरा गर्व हो जाए कि क्या बात है, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता था, या मैं कर नहीं सकती थी। तो शुरू कीजिए जी व्याख्या, सिर्फ व्याख्या करनी है, प्रश्न नहीं लिखना। आपके पास है 12 मिनट, तो इसको लिख के लगा लो अपने घर पे। मेरी विनती है आपसे, कहीं पे जो आप रोज देखते हो, बार बार आपको याद आना चाहिए कि पढ़ते समय भूख प्यास कुछ कुछ नहीं लग रहा, बस लगे हुए हैं लिखने के लिए और कुछ नहीं कर रहे। कर दीजिए जी शुरू। सर नाम क्या है कविता का? कविता का नाम है जी, इस कविता का नाम लिखिए, पहले कवि का नाम लिखिए, अक्क महादेवी। और इस कविता का शीर्षक आप पहली पंक्ति को दे सकते हो, क्योंकि इसमें कोई शीर्षक नहीं है, दूसरी भाषा से हिंदी में कन्वर्ट की गई है, देखिए। ठीक है, अक्क महादेवी, और शीर्षक दे दीजिए हे भूख मत मचल। ठीक है जी। सार आपको पता चल ही गया होगा कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में मनुष्य को किसी भी बाधा से विचलित नहीं होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में मनुष्य को किसी भी बाधा से विचलित नहीं होना चाहिए। 8:27 हो गया, 8:40 तक जितना लिख सको लिखो और मुझे भेजो। सर की लिखਿਆ ਸੀ मनुष्य को किसी भी से किबित नाल विचलित नहीं होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में मनुष्य को किसी भी बाधा से विचलित नहीं होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। अभिनंदन जी। सर शाम तक भेजूंगी, मेरी एग्जाम ड्यूटी है। कोई चिंता नहीं, माफ कीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गया आज 10 मिनट। बाद में भेज सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है उसमें, पर भेज दीजिएगा, ठीक है।
जो लिख रहे हैं वो लिख के ही जाना, इसको छोड़ मत देना। हाँ पूजा जी, आप अद्भुत ऐसे भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। हाँ हाँ, ग्रुप में मिलेगी बलवीर जी, मैं अभी भेज रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जी आपको ये आज पुस्तक।
सर इसका आंसर बोलिए। आप दीजिए। हाँ भेज दूंगा मैम आंसर, डोंट वरी, है मेरे पास इसका आंसर। एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में। कोई चिंता नहीं जी, निश्चिंत रहिए, मैं भेज देता हूँ। आप मुझसे अलग से ले लोगे मैम, वरना मैं शाम को भेज दूंगा इसको, बहुत दूसरों को भी करवाना है ये। जी बताइए। सर शाम को आप भेज देना। हाँ जी, और 100% आपको शाम को मिल जाएगा जी। जी 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 एक आप दूसरे वाले का भी कह रहे थे ना, जो भी कराया था बादलों वाला, हम्म। उसका दूसरा पैरा आप शाम को कराओगे? हाँ उसका लास्ट पैराग्राफ शाम को दे दो। तो मतलब दोनों क्लास अटेंड करनी होंगी? नहीं 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 मैम, उसको बस पढ़िएगा, क्योंकि समझाऊंगा तब भी मैं वो पूरी कविता ही। ओके हाँ जी हाँ जी, बस उसके नोट्स पढ़ लीजिएगा दैट्स इट। ठीक है सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ, और सर पाश का मतलब क्या था? पास सर, लगाम। सॉरी सर। लगाम लगाम सर, घोड़े की लगाम। पकड़ लिख लो जनाब, पास को एक ही बात है।
सर डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? विचलित करने वाली वस्तुएं या ध्यान बटाने वाली वस्तुएं, ध्यान आकर्षित करने वाली वस्तुएं। समय हो गया है जी वैसे। सर इसमें रस कौन सा होगा? इसमें रस है जी वीर रस। हिम्मत दी जा रही है आपको, देखो। बाकी तो सर सारी पंक्तियों में मानवीकरण होगा। बिल्कुल जी। सर रूपक अलंकार होगा ना? कौन सा जी? सर मानवीकरण कैसे होगा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, रूपक ही है। मानवीकरण में बात होना आवश्यक है। ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। नहीं नहीं मैम, जैसे भूख को कह रहा है मत मचल, नींद को कह रहा है मत सता, मुंह को कह रहा है पाश अपने ढील, मद को कह रहा है मत कर मदहोश। तो भूख से बात कर रहा है, भूख बताओ भूख से बात कर रहा है या नहीं कर रहा? कि हे नींद मत सता, बताइए। कर रहा है सर बात। तो यहाँ पे आप रूपक या मानवीकरण दोनों लिख सकते हो। रूपक तो साफ साफ है, उसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि भूख मचल नहीं सकती। ठीक है, तो आप रूपक भी लिख सकते हो, मानवीकरण भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। दोनों बिल्कुल सटीक है। यहाँ पे बोलिए बोलिए। ਸਰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? हे ਚੱਲ ਵਾਲੀ ਦਾ चराचर मत चूक अवसर, कि हे मनुष्य
सफलता के इतना पास आकर तुम्हें अवसर नहीं चूकना चाहिए तथा कवित्री अपने इष्ट चिन्ह मल्लिकार्जुन अर्थात शिव का ये संदेश हमारे लिए लेकर आई है। और बताइए। सर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਈਸਟ